नमस्कार और स्वागत है। हाँ आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक काफी दिलचस्प स्रोत है। हाँ हाँ बताइए। ये एक फिल्म समीक्षा है, तेलुगु फिल्म है, त्रिबंधाधारी बार्बरिक। हम्म। मोहन श्रीवत्स ने डायरेक्ट की है। अच्छा, त्रिबंधाधारी बार्बरिक, नाम तो काफी अलग है। हाँ, और इसकी समीक्षा लिखी है आदित्य देवुलपल्ली ने। हाँ ये सिनेमा एक्सप्रेस पर आई थी 29 अगस्त 2025 को। ठीक है, तो आज की हमारी जो बातचीत है वो पूरी तरह से इसी समीक्षा पर ही आधारित होगी, है ना? बिल्कुल। मतलब हम कोई बाहर की जानकारी या अपनी राय नहीं जोड़ेंगे, बस ये देखेंगे कि समीक्षक ने क्या कहा और क्यों कहा। सही है, फोकस सिर्फ रिव्यू पर। तो फिर इस चर्चा का मकसद क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि समीक्षक को ऐसा क्यों लगा कि एक आइडिया जो कागज पर तो मतलब काफी रोमांचक लग रहा था। कौन सा आइडिया? वो महाभारत और थ्रिलर वाला? हाँ, वही महाभारत की पौराणिक कथाओं को एक मॉडर्न थ्रिलर से मिलाना, ये पर्दे पर उतना असरदार क्यों नहीं हो पाया समीक्षक के हिसाब से। अच्छा, तो हम देखेंगे कि उन्हें क्या पसंद आया, क्या नहीं, और उनके तर्क क्या थे इसके पीछे। हाँ जी, संक्षेप में कहें तो हम इस रिव्यू की मदद से फिल्म की उन खूबियों और खामियों को समझने की कोशिश करेंगे जो समीक्षक ने नोट की। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। इस समीक्षा की परतों को खोलते हैं। समीक्षक की जो पहली टिप्पणी है वो ही काफी कुछ कह देती है। वो कहते हैं कि फिल्म की शुरुआत तो नेक इरादों से होती है, लेकिन ये जल्दी ही अपनी राह से भटक जाती है। अच्छा, ये तो अक्सर होता है वैसे बड़े आइडियाज के साथ। बिल्कुल, तो यहीं से शुरू करते हैं। फिल्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ही काफी हटके है। महाभारत के एक योद्धा हैं बर्बरीक। हाँ, बर्बरीक, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अकेले ही पूरी लड़ाई खत्म कर सकते थे 3 बाणों से। सही। तो उनकी कहानी को एक आज के जमाने के थ्रिलर में फिट करने की कोशिश की गई है। सुनने में तो ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगता है, मतलब पौराणिक भार और थ्रिलर का सस्पेंस। कमाल का लगता है, लेकिन समीक्षक का कहना है कि ये पर्दे पर वैसा उतरा नहीं। तो गड़बड़ कहाँ हुई? देखिए, समीक्षक की जो मुख्य आलोचना है वो 2 लेवल पर है। एक तो उनके हिसाब से फिल्म थ्रिलर के तौर पर फीकी है, मतलब बोरिंग। ओह, और दूसरा, जो शायद ज्यादा अहम है, वो ये कि फिल्म इस सोच पर बनी है कि बस खूब सारे प्रतीक, मतलब सिंबल्स दिखा दो तो कहानी अपने आप गहरी और सार्थक हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब प्रतीकात्मकता इतनी ज्यादा हो गई कि जो असल थ्रिलर वाला एलिमेंट था वो दब गया। बिल्कुल। उन्होंने एक मजेदार तुलना भी की है। हाँ, वो चुटकुले वाले। हाँ, जैसे कोई चुटकुला सुनाए और फिर उसे समझाने भी लग जाए। मतलब फिल्म अपने सिंबल्स और मैसेज को इतना ज्यादा खोल कर रख देती है कि दर्शक के लिए कुछ सोचने समझने को बचता ही नहीं। हाँ, ये बात तो है। थ्रिलर का मजा तो अक्सर छुपी हुई चीजों में होता है, धीरे धीरे खुलने वाले रहस्यों में। वही, इससे वो रहस्य और रोमांच दोनों ही कमजोर पड़ गए। अच्छा, अगर हम कहानी के प्लॉट पर आएं जैसा रिव्यू में बताया गया है, तो वो क्या है? कौन है मुख्य किरदार? कहानी के सेंटर में है डॉक्टर श्याम काथू। ये रोल किया है वेटरन एक्टर सत्यराज ने। सत्यराज, हाँ, जाने माने एक्टर हैं। जी, तो वो एक उम्रदराज साइकियाट्रिस्ट हैं। उनके माता पिता नहीं रहे और वो अपनी पोती निधि की देखभाल कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर श्याम खुद को बर्बरिक का ही एक रूप मानते हैं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग एंगल है। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब उनकी पोती गायब हो जाती है। हाँ, बिल्कुल, निधि अचानक गायब हो जाती है और यहीं से डॉक्टर श्याम का वो बर्बरिक वाला प्रोटेक्टिव साइड वो ज्यादा हावी होने लगता है। तो वो खुद ही इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। एक तरह से हाँ, वो बहुत चौकन्ने, लगभग एक शिकारी जैसे बन जाते हैं और इस मामले की तह तक जाने में उनकी मदद करते हैं एक लोकल कांस्टेबल। वो किरदार सत्यम राजेश ने निभाया है। समीक्षा में एक और पैरेलल कहानी का भी जिक्र था ना, राम और देव। हाँ, एक दूसरी कहानी भी साथ चलती है। उसमें 2 लड़के हैं, राम, जिसका रोल वशिष्ठ सिम्हा ने किया है, और देव, जिसे क्रांति किरण ने निभाया है। और वो क्या करते हैं? वो लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मतलब गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं, अपराध की दुनिया में। अब इन दोनों कहानियों का कनेक्शन क्या है, ये फिल्म धीरे धीरे बताती है। 2 ट्रैक चल रहे हैं। पर समीक्षक ने ये भी कहा था कि फिल्म की शुरुआत थोड़ी उम्मीद जगाती है। हाँ। पहले 20 मिनट कुछ ठीक लगे थे। हाँ, शुरू में उन्हें लगा था कि बात बन सकती है। खासकर वो अत्तापुर पुलिस स्टेशन वाला सीन, टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल, जांच का तरीका, ये सब एक अच्छे थ्रिलर का माहौल बना रहे थे। अच्छा, और उन्होंने इस बात की तारीफ भी की है कि फिल्म पुलिस के काम करने के ढीले ढाले तरीके और ब्यूरोक्रेसी पर कुछ अच्छी टिप्पणियां भी करती है। तो फिर वो पॉइंट कब आया जहां से समीक्षक को लगा कि फिल्म रास्ते से हट गई? मतलब अगर शुरुआती माहौल ठीक था तो गड़बड़ कहाँ हुई? उनके मुताबिक दिक्कत तब शुरू हुई जब फिल्म अपने सिंबोलिज्म को, वो बर्बरिक वाले कनेक्शन को बहुत ज्यादा समझाने लगी। अच्छा,
जो चीज शायद इशारों में कही जाती तो कहानी को गहराई देती, उसे इतना खोलकर बताया गया कि वो बोझिल लगने लगी। मतलब वो चुटकुला समझाने वाली बात। समझ गई, मतलब सटलिटी, वो बारीकी नहीं थी। डायरेक्टर मोहन श्रीवत्स ने हर कनेक्शन को बहुत सीधा सीधा दिखा दिया। कोई उदाहरण दिया है रिव्यू में? हाँ, एक बड़ा सॉलिड उदाहरण दिया है। एक सीन है जहां सत्यराज का किरदार सचमुच बर्बरिक जैसे कपड़े पहने रॉकिंग चेयर पर बैठा है और उसके चेहरे पर साबुन के बुलबुलों जैसी लाइट पड़ रही है और वो बुराई को मिटाने का प्लान बना रहा है। ओह, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया शायद। हाँ, समीक्षक इसे ना सिर्फ ओवर द टॉप या अति स्पष्ट कहते हैं, बल्कि बेस्वाद या टैकी भी कहते हैं। उनके हिसाब से ये सिंबॉलिज्म को कहानी में मिलाने के बजाय ऊपर से थोपने जैसा है। कारण दिया वो कितनी सफल फिल्म थी और उसने विक्रम बेताल की कहानी को कितने स्मार्ट तरीके से इशारों में इस्तेमाल किया था। हाँ, वो बेहतरीन फिल्म थी। तो समीक्षक सोचता है कि अगर विक्रम वेधा में विजय सेतुपति का किरदार सच में बेताल के कपड़े पहन लेता और चिल्ला चिल्ला कर अपने इरादे बताता तो कितना अजीब लगता। हाँ, वो तो मजाक बन जाता। ये तुलना काफी अच्छी तरह समझाती है कि पौराणिक रेफरेंस का इस्तेमाल कितना डेलिकेट काम है। बिल्कुल, और ये जो अति स्पष्टता है, ये सिर्फ सीन्स तक ही नहीं थी। रिव्यू में फिल्म के शुरुआती कोट का भी जिक्र था ना। हाँ, कुछ आत्मविनाश और नरक के बारे में। जी, समीक्षक का मानना है कि वो कोट फिल्म के फिलॉसफिकल इरादे को इतनी शुरुआत में ही इतना साफ कर देता है कि आगे कुछ जानने या खोजने का जो सस्पेंस होता है वो काफी हद तक खत्म हो जाता है, जैसे फिल्म ने अपने सारे पत्ते पहले ही दिखा दिए हों। तो समीक्षक का मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि बढ़िया थ्रिलर अक्सर सबटेक्स्ट पर चलते हैं, वो बातें जो कहीं नहीं जाती पर महसूस होती हैं, जबकि ये फिल्म अपने आइडियाज को ही सीधा सीधा परोस रही है। बिल्कुल सही। समीक्षक इसी नतीजे पर पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि फिल्म लेक्चर को ड्रामा समझ लेती है और रेफरेंस को डेप्थ, और इसी खालमेल की वजह से ये दर्शकों के लिए एक थकाव अनुभव बन जाती है, न कि एक रोमांचक थ्रिलर। ये तो हुई कहानी और उसके ट्रीटमेंट की बात। अब किरदारों और एक्टिंग पर आते हैं। सत्यराज तो बहुत मंझे हुए एक्टर है, उनके काम के बारे में क्या कहा है समीक्षक ने? सत्यराज की स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ की है। समीक्षक मानते हैं कि वो डॉक्टर श्याम के किरदार में एक गरिमा, एक वजन लाते हैं। हाँ, वो तो है उनमें। उनमें वो ठहराव है जो किरदार को भरोसेमंद बनाता है। लेकिन क्या स्क्रिप्ट ने उनकी एक्टिंग का पूरा फायदा उठाया? क्या किरदार की गहराई निकल कर आई? यहीं पर समीक्षक को कमी लगी। उनका कहना है कि स्क्रिप्ट किरदार के अंदर के संघर्ष, उसके दर्द या पोती को खोजने की जो अर्जेंसी होती है, जो बेताबी होती है, उसे ठीक से दिखा नहीं पाती। अच्छा। नतीजा ये होता है कि दर्शक हीरो की जो इमोशनल जर्नी है उससे जुड़ नहीं पाते, हम उसकी चिंता को महसूस नहीं कर पाते। और डॉक्टर श्याम तो साइकियाट्रिस्ट भी हैं। क्या उनके प्रोफेशन को सही तरीके से दिखाया गया है? इस मामले में समीक्षक काफी नाराज हैं। वो साइकियाट्री के चित्रण को हास्यास्पद रूप से सतही कहते हैं, मतलब बहुत ही बेसिक, लाफेबली रूडिमेंट्री। ओह, उनका कहना है कि ये फिल्म भी तेलुगु थ्रिलर्स की उस लंबी लिस्ट में शामिल हो जाती है जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशंस को बहुत ही क्लीशे तरीके से बिना किसी समझ के दिखाते हैं। ये गंभीर विषय का मजाक बनाने जैसा है। ये तो वाकई निराशाजनक है, खासकर जब मेन कैरेक्टर ही साइकियाट्रिस्ट हो। अच्छा, अब वो दूसरी कहानी पर आते हैं, राम और देव वाली। क्या उन किरदारों में पोटेंशियल था? समीक्षक मानते हैं कि हाँ, इस सब प्लॉट में दम था। दो आम लड़के हालात के मारे गलत रास्ता चुन लेते हैं, धीरे धीरे बदलते हैं। ये अपने आप में एक ड्रामा के लिए अच्छा सेटअप है। हाँ, अपराध की दुनिया में नैतिकता का गिरना, ये तो क्लासिक थीम है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी एग्जीक्यूशन में कमी रह गई। कैसे? समीक्षक का मानना है कि उनके कैरेक्टर्स का जो डेवलपमेंट है वो बहुत जल्दबाजी में और बिना किसी मानवीय टच के दिखाया गया है। उनके फैसले और बदलाव नेचुरल नहीं लगते। ऐसा लगता है कि वो बस स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहे हैं, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब ऑर्गेनिक नहीं लगा? नहीं, समीक्षक कहते हैं कि हम उनके कैरेक्टर आर्क के बस बुलेट पॉइंट्स देख रहे हैं, न कि एक जीता जागता असली बदलाव। उनकी जो नैतिक उलझनें हो सकती थी वो सतह पर ही रह गई। वशिष्ठ सिम्हा के बारे में भी एक छोटी सी बात कही थी रिव्यू में। हाँ, बस एक हल्की सी टिप्पणी थी कि ऐसा लगने लगा है कि वशिष्ठ सिम्हा आजकल अपनी फिल्मों में काफी एक जैसे रोल कर रहे हैं, मतलब उनकी रेंज पर एक सवाल जैसा। और उदय भानु, जिन्हें शायद मेन विलन की तरह प्रमोट किया गया था, उनके बारे में क्या कहा? यह समीक्षक के लिए एक बड़ी पहेली थी। उन्हें फिल्म के प्रमोशन में तो ऐसे दिखाया गया था जैसे वो कोई बड़ी नेगेटिव फोर्स होंगी, लेकिन फिल्म में उनका रोल बहुत ही कम है, लगभग न के बराबर। अरे, कुछ एक दो सीन हैं, फिर वो गायब भी हो जाती हैं। समीक्षक साफ कहते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनका किरदार फिल्म में था क्यों। ये एक बड़ा मौका गंवाने जैसा है। ये तो अजीब बात है, एक मेन विलन का रोल इतना कमजोर। चलिए, अब फिल्म के टेक्निकल पहलुओं पर आते हैं। म्यूजिक कैसा था? म्यूजिक जिसे इन्फ्यूजन बैंड ने बनाया है
उसे समीक्षकों ने फिल्म का सबसे अच्छा और सबसे कंसिस्टेंट हिस्सा बताया है। अच्छा। अलग अलग जॉनर का जो मिश्रण है वो इंटरेस्टिंग है और कहानी के मूड को सेट करने में मदद करता है। ये उन गिनी चुनी चीजों में से है जिसकी तारीफ हुई है। चलो, कुछ तो अच्छा था। और बाकी टेक्निकल चीजें जैसे सिनेमैटोग्राफी, एडिटिंग? उनको लेकर समीक्षक ज्यादा उत्साहित नहीं है। वो सिनेमैटोग्राफी और एडिटिंग को काफी साधारण, मतलब रन ऑफ द मिल मानते हैं। मतलब? लगातार मिड शॉट्स और क्लोजअप्स का इस्तेमाल किया गया है। इससे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर का ध्यान बस एक साफ सुथरा पॉलिश्ड लुक देने पर था, न कि विजुअल्स के जरिए कहानी कहने या कोई खास सिनेमाई असर पैदा करने पर। विजुअल लैंग्वेज में कोई खास नयापन या गहराई नहीं दिखी। तो इन सब बातों को मिलाकर समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या फिल्म की जो महत्वाकांक्षा थी उसे पूरी तरह खारिज कर दिया गया है? नहीं, पूरी तरह खारिज नहीं किया। समीक्षक मानते हैं कि फिल्म में एक इरादा था, एक एम्बिशन थी। थ्रिलर जॉनर में कुछ नया करने की कोशिश थी, क्लासिकल रेफरेंस और नैतिक उलझनों को कहानी में डालने की। हाँ, वो जो कॉन्सेप्ट था, एक दादा जो खुद को पौराणिक योद्धा समझता है, अपनी पोती के किडनैपर्स का पीछा कर रहा है। हाँ, ये आइडिया अपने आप में काफी दिलचस्प था, संभावनाओं से भरा। समीक्षक इसे जूसी पल्प मटेरियल कहते हैं, जिसमें रोमांच और इमोशन दोनों हो सकते थे। बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट सुनने में तो वाकई अच्छा लगता है। अगर ठीक से बनता तो शायद यादगार हो सकता था। तो दिक्कत इरादे में नहीं, उसे निभाने में थी। हाँ, बिल्कुल। समीक्षक इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि कुछ कहने की इच्छा रखना एक बात है और उसे असरदार तरीके से कहने का हुनर जानना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और इन दोनों के बीच का जो गैप है वही अक्सर आर्ट में कामयाबी और नाकामी तय करता है। और समीक्षक के हिसाब से त्रिबंधारी बार्बरिक ये गैप भर नहीं पाई। हाँ, यही उनका फाइनल जजमेंट है। उनके शब्दों में फिल्म लेक्चर को ड्रामा और रेफरेंस को डेप्थ समझने की गलती करती है और नतीजा ये होता है कि ये दर्शकों के लिए एक उबाऊ और बोझिल अनुभव बन जाती है। और इसी आधार पर रेटिंग क्या दी है समीक्षक ने? उन्होंने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार्स दिए हैं। 1.5 स्टार? ये तो काफी कम है और समीक्षक के तर्कों को देखते हुए समझ में भी आता है। तो हमने त्रिबंधारी बार्बरिक की इस समीक्षा की गहराई से पड़ताल की। निष्कर्ष यही निकलता है कि समीक्षक के नजरिए से फिल्म का जो महत्वाकांक्षी प्रयास था, माइथोलॉजी को मॉडर्न थ्रिलर से जोड़ने का, वो आखिरकार बहुत ज्यादा डायरेक्ट सिंबलिज्म, कमजोर थ्रिलर एलिमेंट्स और ठीक से डेवलप नहीं किए गए किरदारों की वजह से नाकाम रहा। बिल्कुल। हालांकि कुछ अच्छी बातें भी थीं, जैसे सत्यराज की दमदार मौजूदगी और इन्फ्यूजन बैंड का संगीत। समीक्षक ने इन्हें सराहा, पर उनका मानना था कि ये कुछ चमकते हुए पल फिल्म को बचाने के लिए या एक अच्छा अनुभव देने के लिए काफी नहीं थे। ये पूरी चर्चा एक बड़े सवाल की तरफ भी ले जाती है ना? कि क्या किसी कहानी में सिंबल्स का बहुत ज्यादा साफ होना हमेशा ही उसकी आर्टिस्टिक वैल्यू को कम करता है? क्या बारीकी, मतलब सटल्टी, हमेशा बेहतर होते हैं, या ये कहानी के टाइप और मकसद पर भी डिपेंड करता है? हाँ, ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है। क्या कुछ खास तरह की कहानियों के लिए या किसी खास ऑडियंस तक पहुंचने के लिए एक ज्यादा सीधा, साफ प्रतीकात्मक तरीका भी असरदार हो सकता है? या फिर कला की गहराई हमेशा परतों और सबटेक्स्ट में ही छिपी होती है? इस पर बहस की जा सकती है। शायद इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन ये यकीनन सोचने लायक बात है। खासकर जब हम देखते हैं कि कैसे माइथोलॉजी और गहरे विचारों को मॉडर्न स्टोरी टेलिंग में लाने की कोशिशें होती रहती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वो सही संतुलन कहाँ है।